प्यारा परिवार का सदस्य बना दिया। तो इसलिए बाबा को दिल से थैंक्स। हमारे आदरणीय दादियाँ, हमारी बड़ी दीदियाँ, बड़े भाई और हमारी लीना दीदी जी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। आप सभी का दिल से थैंक्स है जो आज ये भुवनेश्वर में इस कल्प में पहली बार आना हुआ है, मौका मिला है। आने का कितनी बार हुआ, पोस्टपोन होता गया और फिर अचानक ही ड्रामा में ऐसा आया कि एक निमंत्रण मिला कोलकाता में रोटरी कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर। तो कोलकाता आना हुआ तो मैंने पूछा कि मैं कोलकाता आ रही हूँ तो आ सकती हूँ भुवनेश्वर। तो दीदी बड़े दिल से हाँ वेलकम है, आइए आइए, प्यार से, आपका ही घर है। तो इतने बड़े दिल से इतने प्यार से बुलाया आप सभी ने, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में साथ में थे, मैं जब मुंबई में थी तब लीना दीदी के साथ भी रहना हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, नम्रता, निर्माणता, इतना सब कुछ सरलता जीवन में। तो ये भी एक बहुत बड़े गुण बाबा के जो दीदी ने देखे और वो सीखने को मिला। वैसे गामदेवी में हमारे लौकिक नानी जी जाते थे। जब माता जी की शादी भी नहीं हुई थी लौकिक माता जी, तब से नानी जी जाते थे ब्रह्मा बाबा के टाइम। उस समय बाबा भी थे, 1968 से जाना शुरू किया था। और लेकिन बाबा से मिलना उनका नहीं हुआ था, है ना। तो मिलने जाने वाले थे लेकिन 69 में बाबा अव्यक्त हो गए थे। और वहाँ पे दादी प्रकाश मणि जी गामदेवी में रहते थे। उस समय नानी जी स्टूडेंट थे दादी जी के। रमेश भाई साहब, उषा बहन जी सब उस समय पर थे वहाँ पे। तो नानी जी लौकिक माता जी को कहते थे लेकिन उनका पाठ नहीं था। भक्ति भावना बहुत थी उनकी, छोटेपन में मंदिर में जाकर बैठ जाते थे, लेकिन भक्ति पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए बाबा का लगा नहीं था। वो मुरली कहते थे कि मुझे पढ़ के सुनाओ, क्योंकि नानी जी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो कहते आपकी मुरली मुझे समझ में नहीं आती है, आप किसी से और करा लो, मैं तो डोंगरे महाराज की कथा सुनने जा रही हूँ। और फिर जब हमें आना था ना ड्रामा में, तो इसके लिए फिर जब हम 3 हैं लौकिक में, एक बड़ी बहन एक छोटा भाई, तो हम छोटे थे बहुत, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। उस समय पर नानी जी हमारे भाई को लेकर के गामदेवी सेंटर में, हम लोग जब जाते हैं ना मिलने को, क्योंकि ननियाल वहीं था बालकेश्वर में, तो जब जाते थे तो नानी जी भाई को लेकर के गई थी गामदेवी सेंटर में। और वहाँ पे ब्रह्मा बाबा का देखते ही भैया को हुआ कि अरे इनको तो मैंने पहले देखा है, और तुरंत ही धारणा शुरू कर दी। न बाहर का खाना, न पिक्चर देखना, कुछ भी नहीं, एकदम शांति, एक व्यवहार में सब आ गया। तो माता जी को देख करके हमारी इतना परिवर्तन कैसे आ गया। हाँ, तो इसलिए फिर उनको हुआ कि जरूर यहाँ कोई शक्ति है। तो हम सांता क्रूज में रहते थे उस समय पर, तो सांता क्रूज सेंटर में जाना हुआ। इंटरनेशनल योग डे था जब मैं पहली बार गई थी माता जी के साथ। तो वहाँ पर दीदी ने कहा कि आप योग में बैठो और सामने लाइट को देखो और फिर हम आपसे बात करेंगे। और उस समय जब मैं योग में बैठी तो मुझे इतना पावरफुल संकल्प आया, जैसे बाबा कहे कि बस आपको जीवन बनाना है तो इन दीदियों जैसा। तो एकदम पावरफुल संकल्प था और इतना स्ट्रॉन्ग कि बस उसके बाद तो पीछे मुड़कर देखने की बात ही नहीं थी। और दिल करता था कि बस मैं सेंटर पे ही रह जाऊँ, मुझे पढ़ना भी नहीं है। तो दीदी ने कहा वहाँ पे कि नहीं, आप तो फर्स्ट आते हो हर क्लास में, आप पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के साथ साथ ये भी पढ़ाई करो। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पुरुषार्थ करते गए, तो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, अभी कल परसों की भी मुरली में थी कि सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। तो मैं बाबा को कहती थी, बाबा सब कुछ तो पढ़ा हुआ भूल जाना है, फिर क्यों पढ़ूं, ऐसे मन में आता था, टाइम वेस्ट क्यों करूं संगम युग का। और योग से जन्म हुआ तो योग में बहुत रुचि। और छुट्टियां होती थी मधुबन चले जाते थे, क्योंकि सांता क्रूज पार्ला में तो मधुबन निवासियों का आना, दादियों का आना हमेशा होता ही रहा। तो बड़े भाई बहन, मेरे भाई साहब, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, सूरज भाई, सबकी
हाँ, बड़ी दीदियों का, सबकी दादियों की पालना हमें मिलती रही और हर छुट्टियों में मधुबन चले जाते थे। बस राह देखते थे छुट्टियाँ हो और मधुबन जाएं। तो ऐसे पालना लेते रहे और जब उस समय पर्सनल मुलाकात होती थी बाबा के साथ, तो बाबा ने जो सबसे पहला वरदान दिया पर्सनल मुलाकात में, वो भी यही कहा, आप नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी हो और दोनों पढ़ाई में नंबर 1 हो। मैंने कहा यहाँ पढ़ना नहीं और यहाँ बाबा भी पढ़ाई का वरदान दे रहे हैं। फिर तो मैंने क्या किया, जब 10वीं कक्षा थी, 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं जैसे हम लोग तो आपस में हमेशा रेस करते थे, भाई बहनें आपस में बचपन से ही, कि 8 घंटा योग का चार्ट किसका रहता है। तो अमृत वेले उठते ही मैं बाबा के आगे सब किताबें रख दिया मैंने, और मैंने बाबा को कहा सब कुछ तो पढ़ा हुआ भूलना है, और ये एग्ज़ाम है सामने, तो जो परीक्षा में आने वाला है ना बाबा, वो बता दो, उतना ही मैं पढ़ के चली जाऊँ। तो ऐसे छोटेपन में, भोलेपन में बाबा से बातें करते रहते थे, और उस समय जो बाबा ने टच किया बस उतना पढ़ा, और सचमुच में वैसा ही पेपर आया था, मेरिट में नंबर आ गया था। और फिर सबसे बेस्ट कॉलेज जो है बॉम्बे में, रूपरल कॉलेज, तो वो दोनों के लिए फेमस है, आर्ट्स और साइंस। तो मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया, क्योंकि जगदीश भाई साहब से पूछा कि मुझे वैसे तो ज्ञान से पहले तो इच्छा थी डॉक्टर बनूं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद हुआ इतना टाइम वेस्ट करना लेबोरेटरी में, और फिर वो फ्रॉक कटिंग करना, ये करना, तो मैंने कहा ये सब अभी नहीं करना है। तो भाई साहब से पूछा कि भाई साहब मैं क्या पढ़ूं जिससे ज्ञान में अपने काम आए। तो उन्होंने कहा आप साइकोलॉजी फिलॉसफी विषय ले लो, तो इसलिए मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया। तो आर्ट्स के कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरा इंटरव्यू लिया, आप तो मेरिट स्टूडेंट हो, हमारी कॉलेज तो साइंस के लिए भी फेमस है, तो आपने क्यों आर्ट्स में एडमिशन लिया। तो मौका देख करके उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया सारा, और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में वो इंटरव्यू प्रिंट हो गया। तो ऐसे बाबा ने विशेष सेवाएं कराना शुरू कर दिया, और जब वापस पर्सनल मुलाकात हुई बाबा से, तो दूसरा वरदान भी बाबा ने दिया कि आप विशेष आत्मा हो और विशेष कार्य के लिए निमित्त हो। तो बस ये वरदान जो है रोज आज तक भी अमृत वेले बाबा के आगे रख करके, बाबा से मस्तक पर विजय का तिलक लगवा के, बस कि बाबा कोई भी कार्य होना विशेष होना चाहिए, क्योंकि आपका दिया हुआ वरदान है, अभी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसे करते करते जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो रिजल्ट की भी राह नहीं देखी, और 1990 में मैं सेवाओं में समर्पित होने के लिए मधुबन आ गई थी। और उस समय मैंने कहा मुझे बॉम्बे में नहीं रहना है, क्योंकि बॉम्बे का तो अनुभव था, लेकिन और कहीं पर भी मुझे दादी आप भेजिए। फिर मोदी नगर में भेजा, गायत्री मोदी के पास, क्योंकि मारवाड़ी है हॉस्टल संभालने के लिए। और ऐसे करते और भी दूसरे सेंटर्स पे कलकत्ता में भी रहना हुआ था, और फिर बाद में ज्ञान सरोवर बना, वहाँ रहने का मौका मिला। फिर कोलाबा में आतमहीन दादी के पास से तब दीना दीदी से मिलना हुआ था। तो ऐसे करके बाबा ने अलग अलग अनुभव कराए। और जब लौकिक माता जी जब बहुत ही मतलब बीमार हुए थे, तब फिर उन लोग सूरत शिफ्ट हो गए थे भैया, क्योंकि पिताजी ज्ञान में थे, लेकिन वो भी शरीर छोड़ दिया, तो एडवांस पार्टी में चले गए थे जब हम छोटे थे तब। तो भैया भी मामा के बिजनेस को समझने के लिए सूरत आए थे, और फिर बॉम्बे से सूरत शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे तो बहुत अनुभव है, लेकिन एक अनुभव मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब माता जी की सेवा में जब मुझे सूरत आना हुआ था, तो उस समय पर बहुत वीआईपीज की सेवा हुई थी। एजुकेशन विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, तो सारे एजुकेशनिस्ट की सेवाएं हुई थी, और उस समय वैल्यू एजुकेशन का कोर्स शुरू हुआ था। तो वैल्यू एजुकेशन का कोर्स जब शुरू हुआ, तो मृत्युंजय भाई ने बोला कि आपकी इतनी सेवाएं हुई हैं सूरत में, और यूनिवर्सिटी की भी सेवाएं हुई थी, वाइस चांसलर बाबा से मिलकर गए थे, तो बोला आप यूनिवर्सिटी में शुरू करो इस कोर्स को। तो सबसे पहले डीनीस बेन ने जो वैल्यू एजुकेशन कोर्स शुरू किया, तो उसको वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में शुरू करवाया। तो वहाँ बोला कि आपको अगर इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आपको मास्टर्स डिग्री करनी होगी। तो मस्त मस्त तो ग्रेजुएशन की, अब मास्टर्स डिग्री करनी होगी। तो वहीं पे एक प्रेसिडेंट थे एडवेंटिस्ट कॉलेज के, जिनका यूएसए से कोलैबोरेशन था, एमबीए वो शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि हम ये शुरू कर रहे हैं, 2 साल का है, 2 घंटे के लिए हफ्ते में 2 दिन ही पढ़ना है, तो आप लोग कर सकते हो। तो हम तीनों भाई बहनों ने वो एमबीए कर लिया। तो वाइस चांसलर ने कहा कि आप पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हो।
मैंने कहा मुझे सिर्फ आध्यात्मिक नॉलेज में करने को आप दोगे तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने मैनेजमेंट किया है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डीन से बात कर लो, और हर के अंदर में 8 कैंडिडेट्स होते हैं, तो वैकेंसी होगी तो वो आपको ले लेंगे। उनसे बात किया तो इतना खुश हुए, बोला मैं चेक करता हूँ। तो 7 फुल हो गए थे, एक ही वैकेंसी थी, और 2 साल में वो रिटायर्ड होने वाले थे। तो वो भी इतने खुश थे कि है ना, एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी मेरी कैंडिडेट बनेगी पीएचडी के लिए। उन्होंने कहा आपको जो जिसमें करना है आप करो, आप फ्री हो, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र आपका गाइड हूँ, गुरु तो आप हो मेरे, इसलिए आप जैसा करना है वैसे करो। तो फिर स्पिरिचुअलिटी बाबा से पूछा किसमें करिए, सर्च किया तो देखा कि मैनेजमेंट में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लोग अमेरिका में भी बहुत ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस विषय पर लिया स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। तो बाबा के आगे रखा कि बाबा कुछ विशेष होना चाहिए, नॉर्मल पीएचडी नहीं होनी चाहिए। तो संकल्प आया इसको कंपैरेटिव स्टडी कर दो, अमेरिका और इंडिया का, तो इस बहाने अमेरिका जाना भी हो जाएगा। तो जब भैया को बोला तो बोला कि पासपोर्ट एकदम ब्लैंक है। ये 2006 की बात है, उस समय वीज़ा भी किसी को नहीं दिया जा रहा था, कोई एक सिचुएशन थी उसके कारण पूरे इंडिया में किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा था, और अनमैरिड को तो दिया ही नहीं जा रहा था। तो उस समय पर बोला देखो पासपोर्ट एकदम ब्लैंक है, फर्स्ट टाइम है, अनमैरिड है, वीज़ा कैसे मिलेगा, और जेब भी तो खाली है, अमेरिका जाना कितना खर्चा होता है पता है। तो फिर मैंने बाबा के आगे रख दिया। तो फिर संकल्प आया कि जो पीएचडी करते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो सर्च किया, तो 2-3 इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच किया, तो बोला कि हमारा तो कोटा पूरा हो गया, हमने तो ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन बस स्ट्रॉन्ग संकल्प था, बाबा विजय का तिलक लगा रहे, हुआ ही पड़ा है, होना ही है। तो फिर और सर्च किया, तो एक टाटा ट्रस्ट को जब भेजा तो 15 दिन में उनका कंफर्मेशन आ गया कि हम आपका स्पॉन्सर करेंगे ट्रिप अमेरिका का। तो ये तो हो गया। अब उनका स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया अमेरिका से, डॉक्टर कला दीदी ने, मोहिनी दीदी ने लेटर भेज दिया इंटरव्यूज़ लेने के लिए, निर्वेण भाई साहब ने लेटर दे दिया ब्रह्मा कुमारी के हेड पर। अब ये सब हो गया तो वीज़ा तो इजी होना चाहिए। तो फिर बाबा के आगे रख दिया, और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया कि दीदी सुना है आप पीएचडी के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, तो हमारे पास वीज़ा काउंसिलेट आए हैं, आप आकर उनसे मिल लीजिए। तो मैं जब मिलने गई तो बोला सॉरी, उन्होंने तो मना किया है कि वीज़ा की कोई बात नहीं करेगा, और उनका लेक्चर चल रहा है, आप जाकर के उनकी लेक्चर सुन लो। तो मैं वहाँ जाकर बैठी और उनका लेक्चर सुनते हुए बाबा की याद में उनको दृष्टि देती गई। लेक्चर के अंत में उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने मना किया है कि वीज़ा की कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई पीएचडी के लिए अमेरिका जा रहा है तो मैं उसके लिए देख लूँगा। फिर मैंने उनका इंटरव्यू लिया, बाद में बात किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ईमेल कर देना, और फिर मैंने उनको ईमेल कर दिया, भेज दिया। फिर जब मेरा आया इंटरव्यू का टाइम, बॉम्बे में ही गई थी मैं, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गई तो सारे लेटर्स मैंने आगे रख दिए, और बोला अच्छा ये टाटा ट्रस्ट, ब्रह्मा कुमारी, ये सब ओके एंजॉय, कुछ आगे पूछा भी नहीं दूसरी बातें। और फिर उस समय तो 6 महीने का भी वीज़ा मिलना मुश्किल था, और जब पासपोर्ट देखा तो 10 साल का वीज़ा मिल गया। और फिर मेरे भैया कहे कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा कितना समय रहना है, और उतने समय में अगर इंटरव्यूज़ नहीं हुआ तो सारा पैसा पानी में हो जाएगा। फिर से बाबा के आगे रख दिया बात को। तो संकल्प आया कि है ना, जो गाइड है उससे लेटर लिखवा लो कि रिसर्च के लिए 8 महीना कम से कम रहने की ज़रूरत है इंटरव्यूज़ पूरा करने के लिए। और क्या हुआ था, वैसे हमारे लौकिक रिलेशन से जो है हमारा इतना नाता कनेक्शन था ही नहीं, बाबा के एकदम बन गए तो इस प्रकार से। और अचानक हमारे ताऊ जी का फ़ोन आया हालचाल पूछने के लिए, इतने साल हो गए कभी कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, अचानक से फ़ोन आया। और जब बताया कि मैं जा रही हूँ अमेरिका, तो बोला कि आपके पापा के दोस्त है ना, वो वहाँ रहते हैं, बचपन में पापा ने उनकी मदद की थी, और वो बहुत ऊंची पोजीशन में है वहाँ अमेरिका में, और उनसे आपको बहुत मदद मिल जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये एक बाबा ने जिसे कांटेक्ट करवा दिया, जिसके द्वारा वहाँ के अमेरिका के जो कमिश्नर होते हैं या जो उनके सब मेयर आदि कॉरपोरेट लीडर्स सबके कनेक्शन मिल गए थे मुझे इंटरव्यू लेने के लिए। और जैसे ही मैं अमेरिका गई, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने पासपोर्ट रखा और धीरे से वो लेटर रख दिया गाइड वाला।
तो और उसको बाबा की याद में दृष्टि देना शुरू कर दिया। और वो लेटर देखे, मुझे देखे और मुस्कुराए, बार बार लेटर को देखे, मुझे देखे और मुस्कुराए। तो बोला 8 मंथ्स। मैंने कहा देखो, मैं आई हूँ रिसर्च करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, 1 महीने में भी पूरा हो जाएगा ना, मैं तो चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा जो गाइड है 2 साल में रिटायर्ड हो जाएगा, मुझे ये पूरा करना है रिसर्च, है ना। तो इंटरव्यू के आधार पे है, इसलिए 8 महीना लिखा है, और जल्दी हो जाएगा तो मैं तो जल्दी चली जाऊंगी। फिर वो स्माइल करते हुए उसने 8 महीने का स्टैंप लगा दिया, जबकि 6 महीने के ज़्यादा किसी का स्टैंप लगता नहीं है। और फिर सबसे पहले मैं गई वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। तो वॉशिंगटन डीसी में जेना बेन से मिलना हुआ, और जाते ही उसने बोला कि सुनीता बहन सिस्टर, वो वाइट हाउस से निमंत्रण आया है, हमें वाइट हाउस जाना है, वहाँ पे हिलरी क्लिंटन मिलने वाली है। कोई गुजरात की जो एक सेवा संस्था है उसकी जो बहुत बड़ी मुखिया है, चेयरपर्सन, उसको अवार्ड देने के लिए वो आ रहे, तो हमें भी बुलाया है। तो हम वहाँ गए, और वहाँ जाते ही जैसे ही वो आने वाले थे हिलरी क्लिंटन, तो सबको साइड कर दिया कि लाइन में खड़े हो जाओ। हम सब क्यू में खड़े खड़े हो गए थे वहाँ पे। और जैसे ही वो आई, वो आती ही सीधा मेरे पास आई और शेक हैंड किया और कहा वेलकम टू अमेरिका। उसको शायद लगा मैं ही वो हूँ, है ना, जिसको अवार्ड देना है। साड़ी में देखा ना ऐसे, तो इसलिए तो मैंने उनको बोला, बताया कि मैं रिसर्च के लिए आई हूँ। तो बाबा ने देखो शुरू भी कराया तो हिलरी क्लिंटन के द्वारा कराया। तो मुझे सब बोलते थे आप वाइट ड्रेस में नहीं जाना, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल व्यक्तियों को इनकरेज नहीं करते हैं। सब दीदियों ने भी वहाँ की बोला आप कलर ड्रेस में रहेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरव्यू मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो यूनिफॉर्म नहीं छोड़ूंगी, मिले तो मिले, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैं यूनिफॉर्म नहीं छोड़ूंगी अपना। और जैसे ही मैं जो कॉन्टैक्ट्स मिले थे उनको ईमेल करती थी, क्योंकि टाटा ट्रस्ट ने स्पॉन्सर किया था, तो टिकट पहले से बनी हुई थी, इतने दिन यहाँ इतने दिन यहाँ। तो मैं बोलती थी मैं इतने दिन यहाँ पर हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तुरंत यस का रिप्लाई आ जाता था। और मैं जब इंटरव्यू लेने जाती थी तो कैमरा लेकर के जाती थी रिकॉर्ड करने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। तो वहाँ पे मीडिया डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, वो रोक देते थे कि नहीं आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं कैमरा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर अंदर से अगर बुलाए ना कि आपको कैमरा लाना है तो आप ले आना। तो ऐसे करके मैं चली जाती थी अंदर, और वो जो जिनका इंटरव्यू करना है उनको मैं पूछती थी कि आपका मुझे इंटरव्यू लेना है और रिकॉर्ड करना है, ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, उसका मिसयूज़ नहीं होगा। तो कहते ओके गो अहेड। तो मैं बोलती थी कैमरा रुका हुआ है बाहर, वो तुरंत फ़ोन करके कैमरा मंगवा लेते थे, और कहते थे ओ यू लुक लाइक एन एंजल, वाइट ड्रेस में होता था यूनिफॉर्म में, तो कहते वो वेलकम एंजल, यू आर एन एंजल, ऐसे करके। और फिर जो प्रश्न पूछा उसका वो इंटरव्यू में उत्तर, ऐसे करते करते 52 इंटरव्यूज़ 48 सिटीज़ में अमेरिका की 52 इंटरव्यूज़ हुए, सारे बड़े बड़े लोगों के। तो कहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय कि बाबा है, बाबा साथ में है, और बाबा करण करावनार करा रहा है, और बाबा ने वरदान दिया है, तो बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, और बाबा करा रहा है। तो एक के बाद एक बाबा कराते गए, और इस प्रकार से जब इंडिया में आए तो अच्छा अमेरिका में इतने इंटरव्यूज़, तो इंडिया के भी जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, और 42 इंटरव्यूज़ 48 कुछ इंटरव्यूज़ इंडिया के हुए, कंपैरेटिव स्टडी किया, उसका एनालिसिस करके। और 2007 में दादी जी अव्यक्त हुए, तो दादी जी को समर्पित वो थीसिस कर दी थी, और बाबा ने पीएचडी डॉक्टर बना दिया, जो बचपन का संकल्प था। ऐसे करके फिर वो काफ़ी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉरपोरेट कंपनीज में निमंत्रण मिले, और इस प्रकार से मैनेजमेंट के क्लासेस कोर्सेज काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में बाबा ने करवाए। और फिर उसके बाद गॉडलीवुड स्टूडियो बना, तो करुणा भाई साहब ने वहाँ बुलाया कि कुछ क्रिएटिव यहाँ करो। तो रमेश भाई ने कहा कि आप नारी के ऊपर करो। 2011 की बात है, उस समय कुछ केस भी हुआ था, तो उसके कारण जो है विमेन रिलेटेड कॉरपोरेट CSR भी कॉरपोरेट कंपनीज खास विमेन के लिए कर रहे थे, कोटा रखा था। तो बोला आप नारी के ऊपर करो, और उसके ऊपर जो है बाबा को ही समर्पित किया कि बाबा कुछ विशेष होना चाहिए, ये भी बड़ों के द्वारा निमंत्रण आया है और करवाना है, आपको भी कुछ विशेष ही कराना है नारी के ऊपर। तो ये नारीत्व दर्शन की जो 13 एपिसोड्स बाबा ने बनवाए, उसमें बहुत क्रिएटिव वे से पहले एक
बीके के साथ इंटरव्यू, और उसके बाद फिर एक नॉन बीके पर्सनालिटी के साथ, और फिर ऑडियंस के साथ, है ना। और इस प्रकार से वो कंसेप्ट को लेकर के ये सारा उसने गीत वगैरह सब बनवाया। और उस समय एक ही कैमरामैन था बॉलीवुड स्टूडियो में, तो पूरा हायर करना पड़ा, बॉम्बे से पूरा टीम हायर किया था। और वो सब कुछ हुआ, तो वो जो डायरेक्टर था जो हायर हुआ था, तो उसने देखा बॉलीवुड स्टूडियो में आकर के, अरे इतना तो यहाँ पे सब कुछ आलीशान है, सब कुछ अच्छा है। उसने जितना कमिट किया था कि इतना इसका हम देंगे आपको, उससे ज़्यादा उसने मांगना शुरू कर दिया, और सारा रॉ मटेरियल लेके बॉम्बे चला गया। इतनी मेहनत की हुई, सब कुछ किया हुआ। तो फिर मैं भी बॉम्बे में, दिव्या दीदी ने मुझे बुलाया अपने पास, मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ सब कुछ बताया ऐसे। और वहाँ योग भट्टी के बाबा के कमरे में बैठी, बाबा के आगे सब कुछ रखा, और बाबा से सब बातें करके समर्पण किया कि बाबा ऐसे ऐसे है। बाबा ने फिर विजय का तिलक लगाते हुए कहा कि ये अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट होगा, आप निश्चिंत हो जाओ। मैंने तुरंत करुणा भाई साहब को मैसेज कर दिया कि बाबा ने मुझे ये वरदान दे दिया है, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब मुझे ये नहीं पता ये क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बाबा जरूर कराएगा। और फिर बाबा की याद में बैठी तो संकल्प आया कि नज़दीक का कोई एडिटर ढूंढ लो, कोई नज़दीक में एडिटर मिल जाएगा। गूगल सर्च किया तो सेंटर के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर एक एडिटर मिला, और उससे बात की। उसने कहा दीदी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपका पूरा एडिटिंग में करके दे दूँगा, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, और मैं आपको सिखा भी दूँगा। और जब दिव्या दीदी को बताया तो फिर हमने कहा कि अच्छा, अब जो पुराना एडिटर है उसको बुला लेते हैं, उसको कहते हैं कि भैया अभी जितना हुआ है ना ठीक है, हमें आगे कुछ भी नहीं करना है, आप आकर के हमें रॉ मटेरियल दे दीजिए, अपना हिसाब पूरा कर दीजिए। और फिर उनसे प्यार से हिसाब पूरा करके, वो जैसे ही रॉ मटेरियल मिला पहले तो उसको सेव कर दिया दीदी के पास जा कर के, और फिर उसको प्यार से विदाई करके नए एडिटर से रात को जाग करके मैं देखती थी क्या एडिटर करना है, दिन में उसके साथ बैठ करके उसका एडिटिंग करवाते थे। ऐसे दिन रात एक करके 3 महीने में सारे एपिसोड्स के एडिटिंग हो करके सब करुणा भाई साहब को समर्पित कर दिया कि अब आप जानो कैसे इसको आगे करना है। पीस ऑफ माइंड चैनल पे इसको चलाना शुरू किया। फिर उन्होंने बोला फिल्म फेस्टिवल में होते हैं उसमें आप देखो। तो उस समय मैं सूरत में थी किसी कामवश, तो वहाँ पे मैंने सर्च किया कि फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, तो सूरत में ही गुजरात का फिल्म फेस्टिवल होने वाला था, गुजरात का लेवल का। तो वहाँ पे मैं गई और उनको अप्रोच किया, और उनको मैंने अपनी ये नारीत्व दर्शन की फिल्म दी और कहा कि आप इसको फिल्म फेस्टिवल में दिखाएंगे। तो बोला ये हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, और आप निश्चिंत हो जाओ, पेपर में आएगा, अगर आप होगा तो पेपर में आ जाएगा। 15 दिन में न्यूज़पेपर में आया, बेस्ट कंसेप्ट एकेडमी अवार्ड नारीत्व दर्शन को मिला है, जो फिल्म फेस्टिवल में दिखाया। और ये सब एडिटिंग करते वक्त, ये सब करते वक्त ना उसको सब कुछ भूल गया था जो बाबा ने कहा था। नहीं, वो हमेशा ऐसे हुआ था, लेकिन ऐसे सब वो याद नहीं था, क्योंकि करने में इतने बिजी हो गए थे, एडिटिंग करने में। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ पढ़ा ना तो याद आया, अरे देखो बाबा ने भी तो कहा था ना ये अवार्ड विनिंग होगा। तो तुरंत भाई साहब को बताया, और उसके बाद तो थिएटर्स में निमंत्रण मिले, अमेरिका में निमंत्रण मिला कि आप यहाँ आकर दिखाओ। उन्होंने मेरा फिर से ट्रिप स्पॉन्सर किया इस नारीत्व दर्शन की फिल्म दिखाने के लिए। वहाँ के टीवी में चैनल्स में दिखाया गया, सोनी जी में चला, ऐसे करके काफ़ी 100 से ऊपर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, ऑनर्स बाबा ने दिला दिया। और मैं तो बाबा का इतना दिल से थैंक्स कहती हूँ कि पढ़ाया भी बाबा ने, बुद्धि भी बाबा ने ही चलाई, कराया भी बाबा ने, सब कुछ बाबा ने। मैं कभी सोचती हूँ तो सचमुच में न मेरी बुद्धि है, न मेरी एनर्जी, न शक्ति है, कुछ भी, सब बाबा ने ही करवाया। और इसलिए सबसे बड़ा अवार्ड जो मेरे बचपन की इच्छा थी मधुबन निवासी बनने का, वो भी बाबा ने बना दिया। तो इसके लिए बाबा को कितना ना दिल से थैंक्स करें उतना कम है। बाबा को, सब दादियों को, सभी निर्भय भाई साहब, करुणा भाई साहब, सभी बड़े भाइयों को, रमेश भाई साहब, सभी भाइयों को, सभी दीदियों को, पूरे ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। और वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, और वाह रे में वाह।
थैंक यू। नमस्कार।